अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। सुप्रीम कोर्ट में 3 अप्रैल को पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ उसके हवाले से समाअत जो है वो आज फिर हुई और इसको अब कल 12 बजे तक मौखर कर दिया गया है। जाहिर है ये समाअत हो रही है उस तहरीक अदम एतमाद के हवाले से पार्लियामेंट के अंदर होने वाली कार्रवाई जिसको डिप्टी स्पीकर ने स्पीकर के हवाले से तहरीर शुदा एक रूलिंग पढ़ते हुए इजलास इस तहरीक को जो है वो कलअदम करार दे दिया और उसके बाद इजलास जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। इसको एक गैर आइनी इक़दाम जो है वो करार दिया गया क्योंकि जब पार्लियामेंट का इजलास हो रहा हो और उसके अंदर तहरीक अदम एतमाद पेश हो जाए तो फिर कार्रवाई जो है वो तहरीक अदम एतमाद पर होती है। लेकिन ज़ाहिर है स्पीकर के पास लामहदूद इख्तियारात हैं, लेकिन चूँकि अलग सुबह 3 अप्रैल के स्पीकर के ख़िलाफ़ भी तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई थी और ये पेशबंदी की गई थी कि स्पीकर कोई ऐसा इख्तियार ना इस्तेमाल कर सकें जिसके नतीजे में ये तहरीक अदम एतमाद वाला मामला जो है वो खटाई में पड़ जाए और इजलास की फिर सदारत जो है वो डिप्टी स्पीकर ने की। लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब ने भी वही अमल दोहराया जो शायद स्पीकर साहब होते वो दोहराते। लेकिन इस हवाले से फिर इतवार के रोज़ सुप्रीम कोर्ट जो है उसने अज़ खुद नोटिस लिया और इसके ऊपर जो है वो समाअत का बाकायदा आगाज़ हुआ। इसको आज तक मुलतवी किया गया था और आज की जो कार्रवाई है उसके अंदर ज़ाहिर है कि ये बात कही गई कि बादियो नज़र में डिप्टी स्पीकर जो है स्पीकर का वो इख्तियार जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकता है। दूसरा ये है कि डिप्टी स्पीकर जो है वो सिर्फ इजलास की सदारत कर सकता है। इसमें जो पीटीआई के वकील थे बाबर अवान साहब, उन्होंने अदालत को बताया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं और उनको वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने इजाज़त दी है कि वो ये बात कहें कि हम इलेक्शन में जा रहे हैं। इस पर उस वक्त जब उन्होंने ये बात की तो चीफ़ जस्टिस साहब ने ये फरमाया कि ये सियासी बातें हैं, इनको रहने दें। हम सिर्फ़ कौमी असम्बली की कार्रवाई जो है वो देखेंगे, हम यहाँ सिर्फ आइनी मामला जो है वो देख रहे हैं और जाहिर है कि इस हवाले से जो दीगर लोग हैं उनको भी सुना जाना है। तो अब कल तक ये समाअत जो है वो मुलतवी हो गई है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो इस वक्त एक दोहराए पर खड़ा है। जाहिर है इस वक्त एक आइनी बहरान जो है वो दरपेश है और इस आइनी बहरान के हवाले से तमाम तर नज़रें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर मरकूज़ हैं। लेकिन अब हुकूमत जिस बर्क रफ्तारी के साथ आगे बढ़ी है और ज़ाहिर है कि कल जब सुप्रीम कोर्ट ने एक शॉर्ट और हुक्मनामा जो है वो लिखवाया था और उसमें ये बात कही गई थी कि अब जो भी हुकूमत के इक़दामात हैं वो अदालत से मशरूत होंगे और वो कोई गैर आइनी इक़दाम ना करे। और उसके बाद जब ये नोटिफिकेशन आया कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो हैं वो बहसीत वज़ीर आज़म जो हैं वो अब ख़त्म हो चुके हैं, तो उसके बाद सदर पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, वो जो है वो आइन के तहत कंटिन्यू कर सकते हैं और वो जब तक अबूरी वज़ीर आज़म नहीं आ जाता, केयर टेकर नहीं आ जाता, उस वक्त तक वो कंटिन्यू करेंगे। अब इसको भी ये देखा जा रहा है कि क्या ये बात जो है ये दुरुस्त थी और नहीं दुरुस्त थी, इस पर भी अब एक बहस जो है हो रही है। उसके अलावा आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का भी एक ट्वीट आया है और उन्होंने ये बात कही है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो हैं वो एक साजिश का ज़िक्र कर रहे हैं और ज़ाहिर है कि वो साजिश जो है उसको हमारी एजेंसीज़ जो हैं उन्होंने ही अनकवर किया होगा और सिर्फ़ इमरान की जो अना है वो पाकिस्तान के लिए अहम नहीं है। उन्होंने 197 अरकान को करार दे दिया है, तो क्या DGISPR जो है वो इस हवाले से वजाहत करेंगे कि जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग है उसने
इन 197 अरकान जो है उनको गद्दार करार दे दिया है और इस जो ये साजिश है इसका हिस्सा मान लिया है। और जो फॉरेन ऑफिस है और या फॉरेन मिनिस्ट्री डिफेंस मिनिस्ट्री जो है क्या 7 से 27 मार्च के दरमियान जो भी सरकारी ख़तो खिताबत हुई है उसका रिकॉर्ड जो है वो कोई दे सकती है। ये मामला जो हैं वो अब मज़ीद गंभीर होते चले जा रहे हैं। हालात जो हैं वो एक ऐसी कैफियत को जन्म दे रहे हैं जिसको आप इंतशार कह सकते हैं। और ज़ाहिर है कि ऐसी सूरत हाल के अंदर सुप्रीम कोर्ट पर तमाम नज़रें मरकूज़ हो जाना वो बनता है कि वहाँ से कोई इस हवाले से एक ठोस मामला जो है वो सामने आए और आपने क्या करना है क्या नहीं करना उसका भी तय हो जाए। ये वो सारी सूरत हाल है जिस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब, मुमताज़ कानूनदान हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस रिटायर्ड रशीद रिजवी साहब, मुमताज़ माहिर कानून हैं। इसमें रशीद रिजवी साहब ज़रा मैं आपसे शुरू कर रहा हूँ, ये फरमाइएगा कि इस पर तो बाद में आते हैं। ये जो कल सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्मनामा जारी किया और किसी भी इदारे को जो है वो कोई भी आइन से मावराए आइन कदम उठाने से रोक दिया, और ज़ाहिर है कि जब एक नोटिफिकेशन आ जाए कि वज़ीर आज़म सीज़ेस टू एग्जिस्ट और उसके बाद सदर साहब जो हैं वो एक नया नोटिफिकेशन कर दें, इस पर भी अब ये डिबेट हो चली है कि क्या वो इसके मजाज थे या नहीं थे। आप क्या कहते हैं? देखिए, ये तो उन्होंने फाइनल ऑर्डर पास नहीं किया है। अमूमन कोर्ट्स ये कह देती हैं कि जी अकॉर्डिंग टू लॉ आप एक्ट करें। अब तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन या लॉ का प्रोविजन वॉलेट नहीं होगा। हामिद खान, और जो भी आप ऑर्डर पास करेंगे दैट विल बी सब्जेक्ट टू द डिसीजन, फाइनल डिसीजन ऑफ दिस प्रोसीडिंग्स। तो ये तो अमूमन करते हैं, इसलिए कि फर्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग थी आज। वो उन्होंने आज भी कोई मेरे ख्याल से मेरी इत्तला में कोई ऑर्डर पास नहीं किया है। वो ये सुन रहे हैं, लेकिन जो सवालात आज उभरे हैं वो मैं समझता हूँ पीटीआई को डिफेंड करना बहुत मुश्किल होगा कि क्या अथॉरिटी थी डिप्टी चेयरमैन की। अब देखते हैं कि उस पर क्या सुप्रीम कोर्ट व्यू लेती है। इसमें रशीद रिजवी साहब ये फरमाइएगा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो शॉर्ट ऑर्डर कल पास हुआ था उसकी उस तरीके की अहमियत नहीं होती है कि ये बात कहा जाए कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है या कुछ और है? अगर ये कोई आदमी साबित कर दे कि उसके ऑर्डर के पास उन्होंने बाद पीटीआई ने या किसी और सरकारी एहलकार ने ऐसा ऑर्डर पास किया जो आइन के मुनाफी है, तो वो तो फिर कंटेम्प्ट के दायरे में आएगा। ये जर्नल है, हर एक पर बाइंडिंग है, हर सरकारी मुलाजिम, एहलकार, सियासतदान, रूलिंग पार्टी का, हर एक पर ये लागू है, तो वो तो आएगा फिर कंटेम्प्ट के जिम्मे में। इसमें शाइक उस्मानी साहब आप क्या समझते हैं, क्योंकि ये बहस हो रही है कि जब कोर्ट ने शॉर्ट ऑर्डर पास कर दिया था तो आप जो है वो कोई इस नौइयत की फ़ैसला साजी करने के मजाज नहीं थे? नहीं, देखिए, उन्होंने जो ऑर्डर पास किया था पहले दिन, वो तो बगैर किसी को सुने हुए या बगैर किसी कंसिडर किए एक नॉर्मल ऑर्डर होता है कि जो भी आगे कुछ होगा वो सब सब्जेक्ट टू कोर्ट्स ऑर्डर। तो वो कोई ऐसा ऑर्डर नहीं था कि उसकी कोई वायलेशन हुई है यहाँ पर। बल्कि अभी मैं देख रहा हूँ ये टीवी पे आ रहा है नीचे के टिकट टेप पे कि वही कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा है कि हमें फैसला करना है अबूरी हुकूमत के बनने से पहले। इसके मतलब उन्होंने इस चीज़ को टेक्निकली गलत नहीं समझा कि अबूरी हुकूमत बनाई जा रही है। तो मेरे ख्याल में वो चीज़ तो आप निकाल दीजिए। मेरे ख्याल में जो मेन प्रॉब्लम, जो मेन चीज़ है जो सामने आई है आज डिस्कशन में, वो ये है कि उन्होंने ये कहा है कि प्रोसीजरल, शायद कोई प्रोसीजरल फ्लॉ था जिसकी वजह से ये ऑर्डर पास हुआ, ये स्पीकर ने ये स्टेटमेंट, ये रूलिंग पास की।
तो वो फिर सेक्शन आर्टिकल 69 में जो लिखा हुआ है कि प्रोसीजरल डिफेक्ट्स पे आप किसी ऑर्डर को ख़त्म नहीं कर सकते, तो वो एक चीज़ अब सामने आनी शुरू हुई है, उस पर डिबेट होगी, आर्गूमेंट होगी। लेकिन ये प्रोसीजरल का मैटर जो है ये सामने लाया गया है, जो कि पहले अभी तक नहीं आया था। कि अभी तक मुझे भी नहीं मालूम था, इस चीज़ का इल्म था कि स्पीकर की अथॉरिटी क्या है और डिप्टी स्पीकर की अथॉरिटी क्या है। लेकिन बाहर सूरत जो भी है ये एक प्रोसीजरल चीज़ है, ये आइन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये एक इशू अब सामने आ गया है। कोर्ट ये डिटरमिन करेगी कि ये प्रोसीजरल डिफेक्ट था या नहीं था। अगर प्रोसीजरल डिफेक्ट था तो फिर क्या इसका इफेक्ट होगा, अगर नहीं था तो क्या इफेक्ट होगा। ये एक नई चीज़ जो सामने आई है, ये कल मेरे ख्याल में डिस्कशंस पे होगी। नहीं, शाइख उस्मानी साहब, जब आप ये बात कर रहे हैं कि ये प्रोसीजरल जो ख़राबी है वो अब सामने आई है और इसका तयन जो है वो किया जाएगा, तो ये मामला जो है ये फिर क्या उस प्रोसीजरल हद तक ही रहेगा? और ये जो बात हो रही है कि अबूरी हुकूमत से पहले फ़ैसला करना है, तो जो ये बात है कि इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट भी ये समझती है कि ये मामला आगे बढ़ गया है। जी वो सही है। ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने कोई हतमी तौर पे कोई फैसला कर लिया है कि ये प्रोसीजरल है कि नहीं है, लेकिन ये चीज़ इशू आई है। एक जज साहब ने ये इशू रेज किया था और उसमें उन्होंने तो अगर प्रोसीजरल डिफेक्ट है तो उसके लिए तो आर्टिकल 69 मौजूद है, तो उस पर फिर आर्ग्यूमेंट्स होगी कि आया आर्टिकल 69 उसको कवर करता है कि नहीं करता है। तो ये चीज़ एक जो पॉइंट है जो अभी तक तो नहीं आया था सामने, अब सामने आ रहा है। तो देखें इस कल क्या इस पे बहस होती है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है। एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अब रशीद रिजवी साहब ये फरमाइएगा कि आप ब्रेक पर जाने से पहले जब मैं आपसे बात कर रहा था तो आप ये फरमा रहे थे कि बड़ा मुश्किल होगा पीटीआई के लिए डिफेंड करना। अब शाइख उस्मानी साहब जो बात कर रहे हैं कि इसको अब शायद इस तनाजुर में देखा जाए कि कोई प्रोसीजरल फ्लॉ जो है वो हुआ है, और ये जो बात की जा रही है कि आइन शिकनी हुई है, आइन को तोड़ा गया है, खिलाफ आइन है, इससे ज़रा हट जाए मामला। देखिए, मैं जितना समझ आया पढ़ा है मैंने आइन को, उसमें ये प्रोसीजरल एरर के उस पर नहीं जाएगा, प्रोसीजरल डिफेक्ट के उस पर नहीं जाएगा। ये सवाल ये पैदा होता है, जो मेन क्वेश्चन है वो ये है नदीम साहब कि क्या डिप्टी स्पीकर को ये इख्तियार है कि एक आर्टिकल 95 में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर आता है वो किसी प्रोसीजरल रूल से उसको कानून की धिज्जियां उड़ा दे, आइन को डिसमिस कर दे। इसमें रशीद रिजवी साहब नहीं, एक चीज़ मैं आपको आपके लिए ही कह दूं, जस्टिस मुनीबुर रहमान ने कहा है कि बादियो नज़र में डिप्टी स्पीकर ने स्पीकर का वो इख्तियार इस्तेमाल किया जो वो नहीं कर सकता था। नहीं, वो डेलीगेशन की बात आ गई ना, डेलीगेशन ऑफ पावर्स की। यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि जो क्वेश्चन प्रोसीजरल एरर का नहीं है, ये क्वेश्चन है अथॉरिटी एंड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द डिप्टी स्पीकर। उसकी क्या अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन में? कहीं ये लिखा है कि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर रेजोल्यूशन की वेलोसिटी पर डिस्कस करेगा, और उस पर वो तो सिंपली कहता है कि जब 20% ने मेंबर्स ने साइन करके रेजोल्यूशन पेश कर दिया है तो वो उसमें वोटिंग होने की, और अगर वोटिंग में 50% से ज्यादा आ गए तो वो रिमूव्ड है। ही विल सीज टू बी प्राइम मिनिस्टर। क्लॉज 4 क्लियर है बहुत इस पर कि ही विल बी प्राइम मिनिस्टर विल बी सीज टू होल्ड ऑफिस। अब इसके बाद फिर हम ये कहें कि जी उसमें यूं टेक्निकल था, ये तो मैं समझता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन को प्रोटेक्शन देना होगा। अगर
इस पर जाते हैं पीटीआई वाले। हमें ज्वाइन किया है इरफान कादिर साहब ने, अटॉर्नी जनरल रहे पाकिस्तान के। इरफान कादिर साहब, ये फरमाइएगा कि मेरे साथ जस्टिस शाइक उस्मानी साहब हैं और जस्टिस रशीद रिजवी साहब हैं। क्या शाइक उस्मानी साहब कह रहे हैं ये प्रोसीजरल मामले को देख रहे हैं, जबकि रशीद रिजवी साहब का मौक़िफ़ ये है कि नहीं, ये बराह रास्त वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, और क्या वो जो स्पीकर है उसके, डिप्टी स्पीकर जो है उसके इख्तियार में भी था कि नहीं था? आप क्या कहेंगे? देखें, जो एजेंडा था उसके मुताबिक वोट्स की काउंटिंग होनी थी, इसके अलावा कोई और एजेंडा था नहीं। तो देयरफॉर वोट्स की काउंटिंग ना करना और ये कह देना कि बिकॉज नेशनल सिक्योरिटी इस पे इन्वॉल्व हो चुकी है और हम काउंटिंग ऑफ वोट्स नहीं करते, तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इस पे बिल्कुल क्लियर है। और ये प्रोसीजरल बात नहीं है, ये तो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात है, स्पेसिफिक प्रोविजन है जिसको कि कोई वायलेट कर ही नहीं सकता। तो ये ठीक है कि प्रोसीजर में तो कहा जा सकता है कि नोबडी हैज अ राइट एंड प्रोसीजर, लेकिन ये चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन का स्पेसिफिक प्रोविजन है विच इज टू बी फॉलोड इन लेटर एंड स्पिरिट, तो अमूमन तो मैं शाइक उस्मानी साहब से डिफर नहीं किया करता, और अक्सर मैं रशीद रिजवी साहब से इतना एग्री नहीं करता कई दफ़ा पहले प्रोग्राम्स में, लेकिन आज मैं रशीद रिजवी साहब से बिल्कुल एग्री करता हूँ और शाइक उस्मानी साहब से मेरा उस हद तक डिफरेंस है कि ये सब्सटेंटिव प्रोविजन है, इसको बाईपास नहीं किया जा सकता, और जो वोटिंग है वो मस्ट है, और जब तक वोटिंग हो नहीं जाती तब तक प्राइम मिनिस्टर जो है वो एडवाइज नहीं कर सकते डिसोल्यूशन को। अगर वोटिंग हो जाती है और वो नो कॉन्फिडेंस फेल हो जाता है, फिर तो वो एडवाइज कर सकते हैं डिसोल्यूशन, लेकिन अगर वो मोशन जो है वो अभी पेंडिंग है नो कॉन्फिडेंस का, तो प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट डिसॉल्व द असेंबली। इसमें इरफान कादिर साहब ये फरमाइएगा कि आज जाहिर है कार्रवाई कल तक पे मौखर हो गई है। इस बात की तवक्को की जा रही थी कि संडे को, इतवार के रोज़ जब वो सारा इतनी हंगामी बुनियादों पे सुप्रीम कोर्ट को खोला गया कि कोई उधर से फैसला आएगा, फिर आज की तवक्को की जा रही थी, ये मामला कल पे चला गया। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये मामला जिस तरीके से तवालत पकड़ रहा है, और जाहिर है कि सबको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुनेंगे, तो आपको क्या लग रहा है कि ये मामला जो है बस ठीक है, इलेक्शन की तरफ चले गए हैं और अब वही बेहतर सोल्यूशन है, कि नहीं ये एक आइन की ऐसी खिलाफ वर्जी हुई है कि जिसको अनडू करना ज़रूरी होगा? देखें, ये एक मशहूर सी सेइंग है, छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं। तो यहाँ पे एक ये जो नैरेटिव गवर्नमेंट का है इस वक्त के, वो समझते हैं कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी का इशू है इसको ओपन भी नहीं किया जा सकता, और बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें हिडन है और उसको हिडन ही रखना है। तो अब अगर ये कोर्ट के साथ भी शेयर नहीं हो सकती, पब्लिक के साथ भी शेयर नहीं हो सकती, और नेशनल सिक्योरिटी की डिटर्मिनेशन जो है सिर्फ हुकूमत वक्त ही ने करनी है और दूसरों को इसमें कोई शराकत नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये भी एक अजीबोगरीब सी बात है। लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर मान लेते हैं कि गवर्नमेंट का मौक़िफ़ जो वाकई वो दुरुस्त है, तो फिर तो गवर्नमेंट को, सारे मीडिया को, अदालतों को और अपोजिशन को, सबको इन कॉन्फिडेंस में लेके खुल के बात कर देनी चाहिए कि जी ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, पाकिस्तान खतरे में पड़ जाएगा अगर उनका ये मौक़िफ़ है। लेकिन अगर वाकई इतना स्ट्रॉन्ग मामला होता और जो गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है वो सही होता, तो फिर वो तमाम रीजंस जो हैं वो अब तक सामने आ जाते हैं अवाम के, उसको छुपाया ना जाता। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि हम अपोजिशन के खिलाफ ये मैटर्स नहीं उठाना चाहते। तो अगर आप अपोजिशन के खिलाफ ये मैटर्स नहीं उठाना चाहते नेशनल सिक्योरिटी के, तो फिर उसको बुनियाद बना के आप अपोजिशन को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से कैसे रोक सकते हैं? मैं कोशिश कर रहा हूँ इस सारी चीज को समझने की, और मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ये समझ आ जाए, गवर्नमेंट का भी मौक़िफ़ समझ आ जाए। मैं नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट का मौक़िफ़ गलत है, लेकिन कम से कम अभी तक तो गवर्नमेंट अपना मौक़िफ़ समझा नहीं पाई, आपको भी नहीं समझा सकी, मुझे भी नहीं समझा सकी। शाइक उस्मानी साहब, पहले तो आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये अब प्रोसीजरल और उसके ऊपर? देखिए, एक तो जो बात प्रोसीजर की निकली है, चूंकि अभी तक तो किसी ने ये बात नहीं की थी
कि प्रोसीजरल फ्लॉ था ये। लोग तो ये कह रहे थे कि जो गवर्नमेंट के जो लॉयर्स हैं, उनके लोग जो हैं, वो ये आर्ग्यू कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट कोई प्रोसीडिंग्स जो है असेंबली की, उसके ऊपर कोई रूलिंग नहीं दे सकती। वो तो अभी तक ये कह रहे थे, लेकिन अभी जो जस्टिस मुनीब ने जो बातें की और कुछ और जो बातें हुई, उससे जाहिर होता है कि अब उनके जहन में ये चीज़ आई है कि क्या ये सिर्फ प्रोसीजरल फ्लॉ था, कि ये रूलिंग देना सिर्फ स्पीकर की जिम्मेदारी थी, और चूँकि डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दे दी थी, तो क्या वो रूलिंग उसके तहत आएगी, प्रोसीजरल एरर के तहत आएगी? और अगर प्रोसीजरल एरर के तहत आएगी तो फिर उसके ऊपर क्या आर्टिकल 69 के इतलाक होगा कि नहीं होगा, या ये सरासर आइनी नुक्स है, आइन के ख़िलाफ़ ये एक्शन लिया गया, इस वजह से उसको ख़त्म कर देना चाहिए, सेट असाइड कर देना चाहिए ना। ये एक क्वेश्चन के सामने आया। एक और चीज़ जो आज जो डिस्कशन में मैंने जो सुनी वो ये थी कि उन्होंने ये भी कहा है, पूछा ये उनसे कि क्या आप समझते हैं कि डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी है वो बदनीयती के बिना पे दी है? अब ये कानून में, आइन में ये तो हमेशा होता है कि बदनीयती एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर कोई एक्शन आपने बदनीयती से लिया है तो यकीनन वो गलत होता है। तो एक ये चीज़ नई इंट्रोड्यूस की गई है। तो इसी वजह से मेरे ख्याल में जो उन्होंने आज एडजर्न किया है, चूँकि 2-3 और सवालात उनके जहन में आ गए हैं जो कि अब उसको सोचना चाहते हैं और वो सुनना चाहते हैं दूसरी साइड को, इससे पहले कि वो फैसला करें। लेकिन ये चीज़ ये जहन में रखनी चाहिए जो मैंने शुरू में आपसे कहा था कि उन्होंने ये कहा है कि हम ये फैसला चाहते हैं कि ज़रूर ये केयर टेकर गवर्नमेंट बनने से पहले हम ये फैसला कर दें। तो इसके मतलब उस चीज़ के कॉन्शियस है कि अगर एक दफ़ा केयर टेकर गवर्नमेंट बन गई तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा सब चीज़ों को रिवर्स करना। तो इस वजह से मेरे ख्याल में वो यकीनन कल या परसों तक फैसला हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें रशीद रिजवी साहब कल शाइक उस्मानी साहब कह रहे हैं कल या परसों तक फैसला हो जाएगा, अबूरी हुकूमत तक जो है वो नहीं ले जाना चाह रहे, उससे पहले करना चाह रहे हैं क्योंकि वो हुकूमत बन गई तो फिर कुछ और सिलसिला होगा। आइनी तौर पर मौजूदा हुकूमत जो है वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ी और अब ज़ाहिर है कि अबूरी वज़ीर आज़म के आने तक मौजूदा वज़ीर आज़म काम कर रहे हैं और वो बड़ी बरक़रफ्तारी के साथ चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अगर ये सवाल उठ गया है तो वो बग़ैर मुशावरत के जिस तरीके से वो आइन को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लेके चल रहे हैं, ये भी कोई फ़ैसला कर दें? उनसे आप मैं समझता हूँ कि हर चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बगैर मुशावरत के बना देंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का 14 जजेस के बेंच का ये फैसला है सिंध हाई कोर्ट बार के रिव्यू पिटीशन में कि अगर किसी बुनियादी किसी फैसले की, किसी ऑर्डर की, किसी रेजोल्यूशन की अगर कमजोर है, वीक है, इलीगल है, तो उस पर तामीर की गई सारी कंस्ट्रक्शन इज बाउंड टू फॉल। अगर ये नतीजे निकल जाता है, मैं तो समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट भी बन गई है, केयर टेकर भी, और उसके बाद भी ये फैसला होता है कि जो है उसके रूलिंग डिप्टी स्पीकर की लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं थी, तो वो भी डिमोलिश होगी उस पर और होनी चाहिए। ये मजाक है आइन के साथ कि आप एक जाली सा जैसे इस किस्म का एक फ्रॉड के बेसिस पे ले लें। जिस खत पे आप देखें ना जुल्म कितना है कि जो खत सामने नहीं है, पार्लियामेंट के, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मिनट सामने नहीं है, कोई मवाद नहीं है, और आपने एक भारी अक्सरियत को, एक इतने बड़ी तादाद में मेंबर पार्लियामेंट को गद्दार कह दिया है। आर्टिकल 10A की कोई अहमियत नहीं है। आप अगर किसी को ड्यू प्रोसेस के गद्दार और मोहितो वतन का सर्टिफिकेट बांटने का हुकूमत को कहां से ये इख्तियार, कौन सा आइन, कौन सा कानून देता है? उन्होंने कहा ये सब गद्दार हैं, इनका रेजोल्यूशन भी गद्दारी पे पेश करता है, चलो मैं रिजेक्ट करता हूँ। ये तो मजाक है, ये तो बच्चों की कहानियों में भी नहीं हमने पढ़ा था कहीं का ऐसा होता है जादूगी स्टोरियों में, जो ये अब दिखा रहे हैं। अच्छा, अब इसमें इरफान कादिर साहब ये फरमाइएगा
कि ये जो अब सिलसिला है कि डिप्टी स्पीकर जो है वो ख़त पढ़ता है स्पीकर का लिखा हुआ और आखिर में नाम भी उनका लेता है कि स्पीकर असद कैसर। तो ये जो बदनीयती वाला मामला है, ये कितना इसके साथ, इसको अगर आप कोइंसाइड करके देखें तो कैसे आप देखते हैं? देखें, वे जो व्यूज दिए हैं रशीद रिजवी साहब ने वो बिल्कुल दुरुस्त हैं कि उनके सामने कोई मटीरियल इस तरह से नहीं था, उन्होंने कोई ऑपोजिशन का मौकफ नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, और फिर एजेंडे में ये तो था ही नहीं कि आपने नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज डिसाइड करने हैं। तो इस हद तक वो व्यूज जो दिए हैं रशीद रिजवी साहब ने वो ठीक है। सिर्फ वो जो सिंध हाईकोर्ट की जजमेंट पे रिलाई कर रहे हैं वो तो बिल्कुल गलत जजमेंट है। वो तो ऐसी जजमेंट है जिसमें कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के 14 जजेस ने खुद एग्रेवेटेड हाई ट्रीजन किया हुआ है। कि वो देखें, आपके जनरल मुशर्रफ ने 30 जजेस को निकाला तो उन्होंने कहा जी वो ट्रीजन हो गया। तो यहाँ पे 70 कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस, उन्होंने मोस्टली कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस, पीसीओ जजेस थे ये 14 जजेस जिनकी रशीद रिजवी साहब बात कर रहे हैं, 14 पीसीओ जजेस ने एग्रेवेटेड हाई ट्रीजन करके, तो वो इसलिए उस जजमेंट की तो कोई बुकत ही नहीं है। मैं इवन एज अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट को बता चुका हूँ ये, और उस पर तब इफ्तिखार चौधरी साहब ने कहा था क्योंकि आप निकाले गए थे जो आप ही जज थे तो ये इसलिए आप इस चीज के खिलाफ है। तो मैंने उस पर उनको जवाब दिया था कि जी मैं निकाला तो गया था लेकिन उसका मुझे बहुत फायदा हुआ था, क्योंकि अगर मैं ना निकाला जाता तो मैं तो सिर्फ जज होता। आज तो मैं पाकिस्तान का अटॉर्नी जनरल हूँ, मैं तो पाकिस्तान की जो बार है उसको हेड करता हूँ। तो फिर ये सुन के चौधरी साहब खामोश हो गए थे। तो इस तरह की जजमेंट जो है हम वकला को साइट नहीं करनी चाहिए सिंध हाईकोर्ट की, और लॉयर मूवमेंट जो है बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है, क्योंकि अली अहमद कोर्ट ने भी कह दिया है और एतजाज हसन साहब ने भी कह दिया है कि जो मकासद थे जिसकी वजह से ये लॉयर मूवमेंट हमने चलाई थी वो मकासद में हमें नहीं लिए। मुझे इरफान कादरी साहब एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, मैं वापस आता हूँ। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। इसमें देखिए बात ये है शाइक उस्मानी साहब कि ये एक इस तरह का अब सिलसिला जो है वो रूनमा हो गया है कि जाहिर है कि हुकूमत ने जिस बुनियाद के ऊपर ये सारी बात की है उसको अब बिलावल भुट्टो साहब भी ये बात कह रहे हैं कि आपने 197 जो अरकान हैं उनको इस तरीके से गद्दार करार दे दिया है। तो अब ये जो मामला है उसको बुनियाद बनाकर कि जिसके ऊपर जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ था उसकी जो प्रेस रिलीज़ आई थी उसमें ना रजीम चेंज की बात हो रही थी ना किसी साजिश की बात हो रही थी। ये बात हुई कि पाकिस्तान के जो मामलात हैं उसमें जो मुदाखलत है उसको बड़ी सख्ती से डिमाश किया गया और ये बात कही गई कि इसको जो है मुतलका मुल्क तक जो है इस एहतजाज को पहुंचाया जाएगा, और वो पहुंचाया भी गया। तो अब ऐसी सूरत हाल में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी आज ये बात कह रहे थे कि ये साजिश की गई है, रजीम चेंज की बात है, उसके कहने पर ये सब कुछ हुआ है, ये 3 कैरेक्टर्स जो हैं ये बड़े हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने तो एक बड़ा वाज़ेह चैलेंज मौजूद है अगर देखा जाए। ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी अच्छा जी, देखिए बात यहाँ ये है कि जो इशू सुप्रीम कोर्ट के पास गया था और जो इन्होंने खुद ही कहा था जब सो मोटे नोटिस दी, उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने देखना ये था कि ये जो डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है वो आईनी उसूल के मुताबिक थी या नहीं थी। लेकिन अब जो डिस्कशन हुई इसके बाद तो मेरे ख्याल में उनके जहन में और बहुत से ख्यालात उभर रहे हैं। अब फैसला वो क्या इवेंचुअली करते हैं वो तो अपनी जगह ये है कि आइन के ख़िलाफ़ था, यकीनन ये सारा जितना जो कुछ उसने स्पीकर ने किया वो ख़िलाफ़ था। लेकिन अब उसको वो और दूसरे नज़रों से भी देख रहे हैं, दूसरी चीज़ें भी देख रहे हैं, इसी वजह से उन्होंने आज फैसला नहीं किया। और अब ये जो जहाँ तक कि आर्टिकल 5 का ताल्लुक है ये इशू तो बाद में आएगा।
अगर वो इसको देखना चाहेंगे कि जो उनका फैसला है उसको बर्खास्त करने के लिए वो और चीज़ें भी देखें, उस सूरत में वो आर्टिकल 5 को भी देखेंगे। अगर वो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये सरासर आइन के ख़िलाफ़ था, तो इन दूसरी चीज़ों को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। द फैक्ट ऑफ डिसीजन को देखें, वो आइन के ख़िलाफ़ था, उस पर वो फैसला दे सकते हैं। लेकिन अगर और भी चीज़ें देखें कि क्यों दिया गया फैसला, कैसे दिया गया, क्या वजूहात थी, तो उस सूरत में फिर आर्टिकल 5 को भी कंसिडर करना पड़ेगा कि उसमें कितनी सदाकत है और जो गवर्नमेंट का स्टैंड है उसमें कितनी जान है। अच्छा, अब इसमें इरफान कादिर साहब ये फरमाइएगा कि कितना देखें बड़ी तेज़ी से इमरान खान साहब जो हैं वो उन्होंने पेशरफ्त की है, और वो ना सिर्फ ये कि अबूरी हुकूमत तक आन पहुँचे हैं और ख़त भी लिख दिया लीडर ऑफ द अपोजिशन को, सदर साहब की तरफ से और लीडर ऑफ द हाउस को, और कहा गया कि जी नाम जो है उसके ऊपर इत्तफाक करें। अब इमरान खान साहब जो हैं वो जस्टिस रिटायर्ड गुलजार अहमद का नाम अबूरी वज़ीर आज़म के तौर पर दे रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए कितना मुश्किल होगा अनडू करना सारी सिचुएशन को? अनडू क्या करना है, सुप्रीम कोर्ट की जरूरत क्या अनडू करने की? कॉन्स्टिट्यूशन ने सब चीजों को अनडू किया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्राइम मिनिस्टर जिसके खिलाफ के नोटिस आया हो, रेजोल्यूशन फॉर अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का नोटिस पेंडिंग हो, वो तो डिसोल्यूशन एडवाइस कर ही नहीं सकता अंडर एक्सप्लेनेशन टू आर्टिकल 58, उसमें तो साफ लिखा हुआ है। तो लिहाजा ये तो डिसोल्यूशन जो है कोई हुई नहीं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। अब वो प्राइम मिनिस्टर बना दें वो गुलजार साहब को, तो वो भी मेरा मतलब है सारा सुपर स्ट्रक्चर इलीगल होगा, तो उसकी तो कोई हैसियत ही नहीं है आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे। नहीं, आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब को ये मशवरे जो दिए जा रहे हैं कि आइन क्या अपनी मर्ज़ी से आप डाल सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, या ये अपनी मर्ज़ी से उसकी तशरीह कर सकते हैं और जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहें वो आप बढ़ें, क्योंकि वो तो अबूरी हुकूमत तक आन पहुँचे, उसका प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया, वो तो कह रहे हैं मैं तो टिकट देने का अमल भी स्टार्ट कर चुका हूँ। देखें, मैं डायरेक्टली तो उनको मुर्द इल्जाम नहीं ठहराऊंगा इमरान खान साहब को या उनकी सारी टीम को, लेकिन ये भी फैक्ट है कि हमारी अदालतों ने भी ऐसे गलत और इनकंसिस्टेंट फैसले दिए हैं कि पाकिस्तान में एक लाकानूनियत सी पैदा हो गई है। और जब तक कि ये सारे गलत फैसले आप रिविजिट नहीं करेंगे, मेरा ख्याल है आइंदा चंद सालों में तो ये कौम इसी तरह लड़ती नजर आएगी कानूनी इश्यूज पे, जैसे कि माजी में भी लड़ती रही है और ये मामले सेटल ही नहीं हुए और एक क्योस की सूरत हाल है। तो हमें इस तरफ भी सोचना होगा कि क्या पाकिस्तान में जुडिशरी जो है उसको भी क्या रिकॉन्स्टिट्यूट करने की जरूरत है थ्रू पार्लियामेंट और थ्रू कंसेंसस ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। ये बहुत कंफ्यूजन फैल गया हुआ मुल्क में। अब एक सवाल इरफान कादिर साहब, वो मैं शाइक उस्मानी साहब से लेकर चल रहा हूँ और फिर आपकी तरफ आता हूँ। ये फरमाइएगा शाइक उस्मानी साहब कि हम इस वक्त क्या एक ऐसे आइनी बहरान में फंसे हुए हैं कि जो एक जिसे कहें टाइम बॉम्ब की सूरत हाल रखता है, पूरे जो सिस्टम है उसका दारोमदार है इस वक्त जो भी फैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से? जी, ये आपसे बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। देखिए, जो ये हुआ है कल और जिस तरह से उसको आइन को सबवर्ट किया गया है स्पीकर ने अपनी रूलिंग दे करके, और ये सब पॉलिटिकल, क्योंकि ये जो लॉ मिनिस्टर थे फवाद चौधरी साहब, वो उसको उन्होंने पढ़ के लिख के लेके आए थे, उसको पढ़ा उन्होंने, और जो डिप्टी स्पीकर साहब थे वो उसका जो अपनी रूलिंग भी लिख के ले आए हुए थे। तो ये सब चीज़ें सब तैयार थी और इमीडिएटली जब जैसी रूलिंग दी उन्होंने फौरन प्राइम मिनिस्टर साहब आए और उन्होंने आके अनाउंस कर दिया कि वो मैं असेंबली डिसॉल्व कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें जो है ये सब प्लान थी। तो इस तरह की जो हरकत हुई है, इस तरह की अगर हरकत एक दफ़ा कंडोन हो गई तो इसके मतलब कि आइंदा हमारे मुल्क में बहुत परेशानी होगी और लोग आइन को सबवर्ट करेंगे और स्पीकर को इस्तेमाल करेंगे गलत रूलिंग दे करके, और आइन का काम पार्लियामेंट का काम करना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा।
लेकिन शाइख उस्मानी साहब ये फरमाइएगा कि ऑप्शंस क्या आपको इसमें दिखाई देते हैं कि क्या हो सकता है कि इलेक्शन की तरफ ही बढ़ा जाए कि नहीं, पहले इस मामले को एड्रेस करना जो है वो बहुत ज़रूरी है, और अगर ये एड्रेस नहीं होता तो फिर हम एनार्की की तरफ पेशकदमी कर रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए, आप जो जुनेजो साहब की मिसाल देते हैं, जब जुनेजो साहब के ज़माने में जब पिटिशन थी तो उसमें कोर्ट ने ये कहा था कि ये इलेक्शन हो रहे हैं, होने दें। अगर इस किस्म का कोई ऑर्डर अगर पास हो जाता है, जो कि कोशिश कर रहे हैं ये लोग, गवर्नमेंट के लोग जो है वो यही कह रहे हैं बार बार, इमरान साहब खुद आके कह रहे हैं कि अब इलेक्शन हो रहे हैं तो अब क्या प्रॉब्लम है। अगर इस किस्म कोई ऑर्डर आ जाता है तो फिर तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को तो हम बंद करके फेंक दें, समंदर में फेंक दें हम, और उसकी ज़रूरत नहीं है उसकी, क्योंकि आप जो मर्जी चाहे जो चाहे आप करें और उसके बाद वो कंडोन हो जाएगा, तो ये तो सही नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट 75 ईयर्स के हम लोग इंडिपेंडेंट रहे हैं, अब तक हमको बहुत सी चीज़ सीख जानी चाहिए, और अगर ऐसा हो गया तो हमारे लिए बहुत मुश्किल। इरफान कादिर साहब, आपका टेक इस पे? मेरा टेक ये है कि शाइख उस्मानी साहब जिस केस का जिक्र कर रहे हैं उसमें सदर ने जब असेंबली डिसॉल्व की थी तो प्रेसिडेंट का जो एक्शन था उसको गैर आईनी डिक्लेयर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसको गैर आईनी डिक्लेयर किया था, लेकिन कहा था कि हम इस इलीगल डिसोल्यूशन के कॉन्सिक्वेंसेस को अंडू इसलिए नहीं करेंगे इस वक्त के कंट्रीज गियर्ड अप फॉर इलेक्शंस, और सब ने कंसेंसस के साथ कह दिया कि वो इलेक्शंस पे जाने को तैयार है। तो लिहाजा इस केस में सबसे पहले तो फिर सुप्रीम कोर्ट को वो स्ट्राइक डाउन करना पड़ेगा ये जो स्पीकर का ऑर्डर है, और उस पर अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज का कंसेंसस हो जाता है तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर कंसेंसस नहीं होता तो शाइख उस्मानी साहब ठीक कह रहे हैं कि इस तरह का ऑर्डर इस केस में नहीं हो सकता। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया शाइख उस्मानी साहब, बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब, बहुत शुक्रिया रशीद रिजवी साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।